हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीटेस्ट स्टिक की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसमें अपने बात करेंगे ज्वालामुखी के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 6 से है। आज अपने इस टेस्ट में कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो हमारा संबंधित है यूनिट नंबर 6 से। ये हमारी यूनिट नंबर 6 है। इसका जो लास्ट टॉपिक है आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियों के विषय में। दोस्तों वैसे तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन ऐसी क्रियाओं से बनते हैं जिनके विषय में पिछले टेस्ट में हमने बात की थी। लेकिन यहाँ जब हम बात करें आंतरिक की, तो अंतर्जात बल के कारण जो भी ज्वालामुखी और भूकंप की जो क्रियाएं होती हैं उनके विषय में भी हमें जान लेना आवश्यक है। इसलिए मैंने उनसे संबंधित क्लासेस भी ली थी और आज अपने उनसे संबंधित जो टेस्ट बनते हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर इसके अलावा हमें 2 चीज़ें और भी पढ़नी पड़ेंगी, जिनका नाम रहेगा ज्वालामुखी और एक रहेगा भूकंप। इनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनके विषय में भी हमें जान लेना होगा, ताकि हमारे सिलेबस में, हमारी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी न रही दोस्तों। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उससे संबंधित जो कौन सी गैस है वो सबसे ज़्यादा निकलती है। ऑप्शन है हमारे पास में, जलवाष्प है, हीलियम है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर। प्रश्न को फिर सुन लीजिएगा। ज्वालामुखी जब आता है तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी कि जलवाष्प जो है वो सबसे ज़्यादा निकलती है। ज्वालामुखी की जो मात्रा है, जो क्रिया है ज्वालामुखी की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस गैस की मात्रा निकलती है वो है हमारी जलवाष्प। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को हम क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लावा कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं, ऑब्सीडियन कहते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर, जैसे ये हमारी पृथ्वी की सतह है, अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है हमारा नंबर 4, यानी इनमें से कोई भी नहीं, इनसे संबंधित कुछ भी नहीं नाम है। लावा नहीं है, बेसाल्ट भी नहीं है, ऑब्सीडियन भी नहीं है, तो फिर कहते क्या है इसको। दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में जो स्थित तरल पदार्थ होता है, जो बाहर निकल करके आता है, उस तरल पदार्थ को हम कहते हैं मैग्मा। तो ये आप याद रखिएगा अच्छे से, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा। और जब ये मैग्मा पृथ्वी सतह पर आ गया, बाहर आ करके जम जाता है, बाहर आ जाता है, तो इसी को अपने क्या कहते हैं, हम इसी को लावा के नाम से जानते हैं। यही पदार्थ है तरल अवस्था में पृथ्वी के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा। और जब ये बाहर आ गया तो यही पदार्थ क्या कहलाता है, इसे ही हम लावा की संज्ञा देते हैं। यानी पृथ्वी स्थल पर है तब तो वो लावा है और अंदर है तब वो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को हम क्या कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टानें, वोल्केनिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या फिर परतदार चट्टानें। अब देखिएगा, जो लावा जो है, जो मैग्मा का ही रूप था, ये बाहर निकल रहा था लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, यहीं पर अंदर वो कहीं पर जम जाता है दोस्तों, ठंडा होकर के जम गया, पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई तक जम जाता है। तो इससे जो चट्टानें बनती है उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं दोस्तों। उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक कहते हैं, वोल्केनिक कहते हैं, रूपांतरित कहते हैं या फिर परतदार चट्टानी कहते हैं। क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है हमारा नंबर 1, प्लूटोनिक चट्टानी कहते हैं हम। ऐसी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। समझ लीजिएगा इस बात को एक बार फिर से, कि जब लावा जो है पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। और अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण ठंडा होकर जमने में इसको समय भी काफ़ी लग जाता है, क्योंकि अंदर गर्म होता है। इसलिए इसके जो रवे होते हैं दोस्तों वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, ये बड़े रवेदार चट्टानें होती हैं। बात करें अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, माउंट एटना क्या है। माउंट एटना क्या है, किसे कहते हैं। ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत शिखर है, ये एक ज्वालामुखी है या फिर ये एक पठार है। क्या है दोस्तों, माउंट एटना क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा, ये है एक ज्वालामुखी।
माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है दोस्तों। ये इटली के सिसिली द्वीप पर है। ये कहाँ है? इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप पर स्थित ये एक देखिएगा ज्वालामुखी है। 3350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है। बात करें अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का का, हवाई का, इटली का या फिर जापान का? कहाँ का? ये जो मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ का है? हमें उसके स्थान का नाम बताना है दोस्तों। कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है हमारा हवाई द्वीप। ये हवाई द्वीप का है। देखिएगा दोस्तों, यूएसए का है ये हवाई द्वीप। और मोना लोआ जो है हवाई द्वीप जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है वहाँ पर स्थित है। लगभग उसके आधे भाग पर ये विस्तृत है दोस्तों। हवाई द्वीप है ये, और ये हवाई द्वीप है यूएसए का दोस्तों। और ये कैसा है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपको याद रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें बार बार उद्गार होते रहते हैं। रोजाना उद्गार, रोजाना का मतलब नियमित रूप से उसमें उद्गार होते रहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 6वां हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? ये 4 हैं, एकांकागुआ, कोटोपेक्सी, एटना और फ्यूजिरामा। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? 1 व 2, 3 व 4, 1 2 3 या 2 3 व 4? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4। इसको 4 कर दीजिएगा दोस्तों। नंबर 4 ये है हमारा सही आंसर। यानी 2 3 और 4, यानी ये है और ये है, ये हमारे सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। देखिएगा, कोटोपेक्सी, एटना और फ्यूजियामा ये तीनों कैसे ज्वालामुखी हैं? ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब कोटोपेक्सी कहाँ है? कोटोपेक्सी जो है इक्वेडोर में है। कहाँ है? इक्वेडोर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। एटना कहाँ है? एटना है भूमध्य सागर में। एटना कहाँ है? भूमध्य सागर में। और फ्यूजियामा कहाँ है? फ्यूजियामा जापान में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि एकांकागुआ जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कहाँ है? केन्या में है, मलावी में है, तंजानिया में है या फिर जाम्बिया में है? कहाँ पर है दोस्तों अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो? कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तंजानिया। ये तंजानिया में है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? एटना को, पेली को, स्ट्राम्बोली को या फिर विसुवियस को? इनमें से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हम किसे कह सकते हैं? ऑप्शन 4 है हमारे पास में, एटना, पेली, स्ट्रोम्बोली और विसुवियस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब देखिएगा, ये जो ज्वालामुखी है भूमध्य सागर में जो सिसिली है, सिसिली के ही उत्तर में लिपारी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? लिपारी द्वीप पर स्थित एक जागृत ज्वालामुखी में की श्रेणी में आता है। और इसमें क्या होता है, सदैव जो प्रज्वलित गैसें हैं वो निकलती रहती हैं, जिससे आसपास हमेशा प्रकाश रहता है। इसीलिए हम इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं दोस्तों। ये एक जागृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। 9वें प्रश्न की बात करें, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपेक्सी है, फ्यूजियामा है, किलायू है या फिर विसुवियस है? कौन सा है दोस्तों? हमने कहा संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जो सबसे ज्यादा सक्रिय है इनमें से? कोटोपेक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या फिर विसुवियस? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, किलायू जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये यूएसए का जो हवाई द्वीप है वही है, और ये सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। वर्तमान में संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है किलायू। बात करें 10वें प्रश्न की, पृथ्वी निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वालू कहते हैं? हम प्रकृति का सुरक्षा वालू किसे कहते हैं? भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या फिर नदियाँ को? किसे प्रकृति का सुरक्षा वालू कहा जाएगा? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है हमारा
नंबर 3, ज्वालामुखी जो होता है, क्योंकि इसमें अंदर से जो भी गर्मी है, जो एनर्जी है, वो इसके द्वारा बाहर निकल जाती है, तो इसलिए हम इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। आई होप आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे और याद भी रहेगा दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जिनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? जागृत, प्रसुप्त, मृत या फिर यौगिक? प्रश्न को समझ लीजिएगा। 3 वर्ग इनके बनाए गए हैं, उद्गार यानी उद्भव की आवृत्ति के आधार पर कितने बार उनका उद्भव होता है, तो हमें बताना है 3 वर्गों में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है, यानी कौन सा प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4, यानी यौगिक वाला नहीं है। कौन सा नहीं है? यौगिक वाला नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये 3 हैं। जागृत कौन सा होगा? जिसमें नियमित रूप से उद्गार होते रहते हैं, जिसमें नियमित रूप से उद्गार होंगे। प्रसुप्त का मतलब अपने ले लेंगे सोया हुआ, अभी सोया हुआ है पर कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। मृत जो है वो उसमें ऐतिहासिक रूप से कभी भी अब पहले हुए थे, अब उसमें उद्गार नहीं होते हैं दोस्तों। इन 3 आधारों पर अपने इसको बांटते हैं। ये 3 वर्गों में शामिल किया जाता है उद्गार की आवृत्ति के आधार पर। कौन कौन से? जागृत, प्रसुप्त और मृत के अंदर। बात करें 12वें प्रश्न की। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी गैसें निकलती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कौन सी गैसें निकलती हैं? जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसों की बात की है, इससे तो और भी बहुत से पदार्थ गैसें निकलती हैं। तो दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है हमारा नंबर 3, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये मुख्य गैसें रह गई। किसके अलावा? जल वाष्प के अलावा। जल वाष्प तो निकलती है, जल वाष्प को छोड़ करके ये गैसें हमारी काफी ज्यादा निकलती हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। क्रेटर और कोल्डेरा। क्रेटर और कोल्डेरा स्थलाकृतियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात से, ज्वालामुखी से, पवनीकरण से या फिर हिमानी से? क्या बताना है हमें कि क्रेटर और कोल्डेरा ये जो 2 स्थलाकृतियां हैं वो किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से संबंधित है। अब देखिएगा, ये मान लीजिएगा ज्वालामुखी जो हमारा पर्वत रह गया, इसको पृथ्वी स्तर से, ये जहाँ पर मैग्मा का चैम्बर रह गया और यहाँ से इस प्रकार से जो नली है ज्वालामुखी की, जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, तो ये जो इसका मुख है उसे हम कहते हैं क्रेटर। उसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर के नाम से जानते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी का उद्गार इतना ज़्यादा होता है कि धमाके के साथ में इसका जो एक बड़ा क्षेत्र है वो उड़ जाता है। ये इतना क्षेत्र क्या हो गया? खाली हो गया और इस कारण इसकी आकृति इस प्रकार की बन गई। तो इस प्रकार की जब इसकी आकृति बन जाती है, क्रेटर से बड़ा होता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? कोल्डेरा। अब यहाँ एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें अब तो उद्गार नहीं होते हैं, लंबे समय से उद्गार होने बंद हो गए और यहाँ पर पानी भर जाता है, तो इसे हम क्या कह देंगे? कोल्डेरा झील कह देंगे। अगर इसमें जमा हो गया तो हम इसे क्रेटर झील कह देंगे। जैसे राजस्थान में भी पुष्कर जो है उसको क्रेटर झील माना जाता है। तो आई होप ये बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे क्रेटर और कोल्डेरा के रूप में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर, कोल्डेरा, गेसर और फ्योर्ड। हल्का सा रिकॉल करेंगे तो अभी हमने इसके विषय में बात की है, आराम से आपका आंसर निकलेगा। कौन सी आकृति जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? तो सही आंसर है हमारा नंबर 4, फ्योर्ड जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। फ्योर्ड किसे बोलते हैं? समुद्र किनारे के जो किसी भी महाद्वीप के कटे फटे जो तट होते हैं उन्हें अपने फ्योर्ड तट के नाम से जानते हैं। क्रेटर की भी हमने बात की थी, कोल्डेरा की भी हमने बात की थी। गेसर यानी कि कई बार क्या होते हैं, पृथ्वी से लावा न निकल करके सीधे गैसें निकलते हैं, जलवाष्प और गैसें ऊपर की ओर निकलती रहती हैं, जिसे हम गेसर के नाम से जानते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? लावा पठार, लावा मैदान, सिल्वर डाइक और विसर्प। किस स्थलाकृति का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? कौन सी का नहीं होता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है 4 नंबर।
तो देखिएगा लावा जब जम गया पठार के रूप में तो पठार हो गया, मैदान के रूप में हो गया तो मैदान हो गया। सिल व डाइक देखिएगा आंतरिक जो हमारा ज्वालामुखी है, कई बार अगर देखिएगा बाहर आ गया लावा तो हम उसे कहेंगे बाह्य ज्वालामुखी, और लावा अगर अंदर ही रह गया तब हम उसे कहते हैं आंतरिक ज्वालामुखी। किसके अंदर रह गया? पृथ्वी स्थल के अंदर ही रह गया, यानी सतह है, ये हमारी सतह है, इससे बाहर नहीं आया। अब कई बार ऐसे होता है कि ये लावा इधर उधर जम जाता है, इस आकृति में जम गया, जैसे इस आकृति में इसे लेपोलिथ कह देते हैं अपने, इस प्रकार से चला तो इसे अपने फेकोलिथ कह देते हैं। ये पतला है, ये मोटा है, तो सिल डाइक इस प्रकार से यहाँ पर जो आकृति बनी होती है ना, इसे बेथोलिथ, फेकोलिथ, ये इस प्रकार की खूब सारी आकृतियाँ यहाँ पर बनती हैं, जो अंदर बनती हैं उन्हें अपने कहते हैं, तो इसमें ये शामिल होती हैं दोस्तों। लेकिन विसर्प क्या कहते हैं? नदी अगर ऐसे बह रही है सर्पाकार में तो ये विसर्प नदी हुई, और कई बार ये यहाँ पर इस जगह को छोड़ जाती है, रास्ता इसने बदल लिया, ऐसे बहने लगी, तो ये जो इस प्रकार की आकृति रह गई तो ये झील का निर्माण भी हो जाता है यहाँ पर। तो विसर्प का संबंध इसके साथ में नहीं है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती आकृति है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है, तटीय स्थलाकृति है, हिमनद निर्मित स्थलाकृति है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा। तो सही आंसर है हमारा नंबर 2, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। अभी अभी हमने इसके विषय में पूरी बात की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब ये पृथ्वी स्थल है, ये हमारी ज्वालामुखी उद्गार निकलने वाली जो नलिका है वो रह गई, ये मैग्मा चैम्बर रह गया, ये हमारा रह गया मैग्मा चैम्बर। जब ये लावा निकल रहा है और यहाँ पर इस प्रकार की समकोणीय, अपने इसको कह सकते हैं, इस प्रकार की जो आकृति हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइक के नाम से जानते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है या फिर यूरोप है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर हमें एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा? कौन सा है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको हर क्लास में मैं इन दिनों में बता रहा हूँ कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो भी हमारे टेस्ट होंगे, जिस भी सब्जेक्ट के होंगे, रीड से संबंधित होंगे, उन सभी का एक टेस्ट आपका जो है मेजर टेस्ट लिया जाता है प्रत्येक सप्ताह। जो आपने पढ़ा संडे को टेस्ट होता है, जो कि आपका एंड्रॉयड ऐप पर लिया जाता है, बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क है। तो वहाँ पर जाकर के आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, आपने कितना तैयार किया है, एक सप्ताह में आपने कितना पढ़ा है दोस्तों। अगर आप वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, किसी प्रकार का कोई शुल्क उसमें आपसे नहीं लिया जाता है। और भी बहुत सारे रीड के टेस्ट क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, काफ़ी हमारा सिलेबस जो है वो रीड का, एसएसटी का कंप्लीट हो चुका है और जल्दी ही 1-2 दिनों में अपने शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो भी अपनी बुक्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। यानी किसी भी लेसन में से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के विषय में 6 से 10 तक की कम से कम अगर टाइम मिला तो अपने 12 तक के पुस्तकों को देख लेंगे। और वैसे भी दोस्तों ये जो पुस्तकें हैं वो हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो यूपीएससी की हो, आरपीएससी की हो, एसएससी की हो, सब में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक नया प्रोग्राम अपने शुरू करने जा रहे हैं, 1-2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा अपना एनसीईआरटी की जो भी हमारी बुक्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी तैयारी यहीं पर मिलने वाली है। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां हमारा प्रश्न है, अग्नि वलय किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को या फिर आर्कटिक परिमेखला को? अग्नि वलय किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है प्रशांत परिमेखला। प्रशांत परिमेखला को अग्नि वलय कहते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर जो हमारा रह गया, ये प्रशांत महासागर के किनारे वाले भागों के अंदर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अग्नि वलय कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 19वां हमारा प्रश्न है, लेकोलिथ का संबंध किससे है? लेकोलिथ का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? ज्वालामुखी से है, भूकंप से है या फिर पर्वत निर्माण से है या फिर महाद्वीपीय प्रवाह से है?
लेकोलिथ का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? आई होप आप इसका आंसर सही करेंगे, भी हमने बात भी की है। इसका सही आंसर है हमारा 1 नंबर ज्वालामुखी। आंतरिक ज्वालामुखी की ये एक आकृति है जिसके विषय में अपनी बात कर चुके हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 20वें प्रश्न की, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। 20वां हमारा प्रश्न है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, कहाँ पर होती हैं? रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे, या फिर विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर, कहाँ पर होती है दोस्तों? विश्व की अधिकांश जो है ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 4। अब देखिएगा, जो प्लेटें हैं उनमें 2 प्रकार की गति पाई जाती है मुख्यतः, एक अभिसारी है, एक अपसारी है। इसके अलावा एक संरक्षी भी होती है दोस्तों। यहाँ ये अभिसारी है, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और ये कौन सी गति है? ये अपसारी है, यानी एक दूसरे से दूर हो रही हैं। और ये इन दोनों के प्लेटों के बीच में जो गति है इसे अपनी संरक्षी गति के नाम से जानते हैं। तो विसारी जो गति है उनको विनाशकारी बोलते हैं, क्योंकि टकराएगी तो कुछ ना कुछ टूटना फूटना ही है, और इन्हीं के कारण जो है वो ज्वालामुखी घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं दोस्तों। तो ज्वालामुखी घटनाएं जो है विनाशकारी प्लेटों के किनारे पर होती हैं। अभिसारी जो गति है उसे अपने, अभिसारी जो प्लेट है उसे ही अपने विनाशकारी प्लेट के नाम से जानते हैं, जबकि ये निर्माणकारी होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ निर्माण होता है। आई होप इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये कुछ एक प्रश्न थे हमारे ज्वालामुखी से संबंधित। कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन बच जाते हैं, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, बड़ा है, छोटा है, इस टाइप के जो भी हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं उनको अपने कल के टेस्ट में डिस्कस करेंगे। और अगला टेस्ट भी हमारा ज्वालामुखी से ही संबंधित होगा। एक आधा टेस्ट और बनेगा, उसके बाद में हमारा ये जो 6ठा यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो, तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहने वाले हैं दोस्तों। PDF और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।